हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होने वाली है। इसमें हम मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें हम सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस मैराथन क्लास को। इसमें हम सबसे पहले करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ फोबियाज, यानी डर से संबंधित या फिर भय से संबंधित शब्द सबसे पहले करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस सेशन का हमारा पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है, तो फ्रेंड एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाई प्लेसेस, यानी उच्च स्थानों का डर या फिर उच्च स्थानों से डर। फ्रेंड्स, जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है या फिर ऊंचाई पे जाके नीचे देखने में डर लगता है, उन्हें एक्रोफोबिया होता है। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड एरोफोबिया, फियर टू एयर, यानी हवा से डरना। फ्रेंड्स, जिन्हें हवा से डर होता है या फिर हवा से जिन्हें डर लगता है, उन्हें एरोफोबिया होता है। इसके बाद हमारा अगला यानी तीसरा वर्ड है एनोरेक्सिया। फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग, रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। वसा प्राप्त करने का डर युवा लड़कियों को खाने से रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक प्रभाव होता है। फ्रेंड्स, कुछ लड़कियां या फिर ज़्यादातर आजकल लड़कियों में ये बीमारी पाई जाती है, जिसकी वजह से वह मोटे होने की डर से खाना खाना बंद कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। उसे एनोरेक्सिया कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा वर्ड है अगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी खुले स्थानों का डर। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को खुले स्थानों से डर होता है, उन्हें अगोराफोबिया होता है। इसके बाद पांचवा वर्ड क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग टू स्मॉल प्लेसेस, यानी छोटे स्थानों के होने का डर। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को छोटे या फिर संकरे स्थान, जहाँ पे एकदम छोटे छोटे रूम्स वगैरह होते हैं या फिर एकदम छोटा छोटा जगह होता है, वहाँ पे रहने से डर लगता है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद छठवां वर्ड क्लेप्टोमैनिया। मैनिया का मतलब होता है पागलपन, तो क्लेप्टोमैनिया मतलब अ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, यानी चोरी करने की बाध्यकारी इच्छा। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनको चोरी करने की आदत पड़ जाती है या फिर इच्छा होती है, जो बाध्यकारी होती है, जो हमेशा वो करना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी, उसे क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। इसके बाद नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डेड बॉडी, यानी मृत शरीर का डर या फिर मृत शरीर से डर। कुछ लोगों को मरे हुए लोगों से डर लगता है या फिर जो मर जाते हैं उनके शरीर से डर लगता है, उसे नेक्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद आठवां वर्ड जूफोबिया। जू का मतलब जंगल होता है, फोबिया का मतलब डर। सो जूफोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स। जू में यानी जंगल में जानवर रहते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं। जूफोबिया मतलब फियर ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों से डर। कुछ लोगों को जानवरों से डर होता है, चाहे वो कुछ करें या ना करें, तो उसे जूफोबिया कहते हैं। इसके बाद नौवां वर्ड
जेनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स यानी विदेशियों से डर। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को विदेशियों से डर होता, चाहे वो कुछ भी ना करें, वो नॉर्मली अगर आते हैं उनके देश में तो उनसे उनको डर लगता है, तो उन्हें जेनोफोबिया होता है। इसके बाद निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार से डर। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, या फिर रात्रि में डर लगता है, या फिर अंधेरा जहाँ भी हो उन्हें उससे डर लगता है। ये कॉमन है, ये सब लगभग लोगों में होता है कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है, तो उन्हें निक्टोफोबिया होता है। इसके बाद 11वां वर्ड लोगोमैनिया। मानिया फॉर टॉकिंग यानी बात करने के लिए तीव्र इच्छा या फिर बात करने के लिए उन्माद। कुछ लोगों को बात करने की तीव्र इच्छा होती है या फिर वो बातूनी होते हैं, उनसे ना बात करो तो पागल की तरह बिहेव करते हैं। मानिया मतलब पागलपन होता है, इसलिए लोगोमैनिया मतलब जिनको बात करने की तीव्र इच्छा हो उन्हें लोगोमेनिया होता है। इसके बाद 12वां वर्ड ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्राउड यानी कुछ लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से डर लगता है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे जाने से कुछ लोग बहुत डरते हैं, उन्हें ओक्लोफोबिया होता है यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से डर। इसके बाद 13वां वर्ड थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ यानी मौत का डर। यह कॉमन है, ये सबको लगता है, यानी जो लोग मौत से डरते हैं, जिनको मरने से डर लगता है, उन्हें थैनेटोफोबिया होता है। इसके बाद 14वां वर्ड हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर यानी पानी से डर। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, उन्हें हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रो मतलब पानी होता है एक तरह से, तो हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर। इसके बाद जेराफोबिया, फियर ऑफ ओल्ड एज यानी बुढ़ापे का डर। यह कॉमन है, ये लगभग लोगों में होता है। फ्रेंड्स, जिन्हें बूढ़ा होने से डर लगता है या फिर बूढ़ा होने से डर लगता है, उन्हें जेराफोबिया होता है यानी बूढ़ा होने से डर, यानी फियर ऑफ ओल्ड एज का मतलब जेराफोबिया। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ प्लेसेस यानी स्थानों से संबंधित शब्द। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्वेरियम, अ टैंक फॉर फिशेस यानी मछलियों के लिए टैंक। फ्रेंड्स, जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है या फिर जिस टैंक में मछलियों को रखा जाता है उसे एक्वेरियम कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है यानी दूसरा वर्ड है एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट यानी जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। फ्रेंड्स, जिस जगह पे मधुमक्खी पालन होता है या फिर जिस जगह मधुमक्खियों का पालन या फिर छत्ता होता है या फिर मधुमक्खियों के छत्ते को एपियरी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला यानी तीसरा वर्ड है एवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट यानी जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। फ्रेंड्स, वह जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाता है या फिर पक्षियाँ रहती हैं या फिर चिड़िया जिसे कहते हैं वो रहते हैं, उसे एवियरी कहते हैं। इसके बाद चौथा वर्ड असाइलम, अ प्लेस वेयर मैड पर्सन आर केप्ट, वह जगह जहाँ पागल व्यक्तियों को रखा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पागल व्यक्तियों को रखा जाता है या फिर पागल खाने को असाइलम कहते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा वर्ड है आर्चीव्स, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट यानी जगह जहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड्स रखा जाता है। फ्रेंड्स, जहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं उसे आर्चीव्स कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला यानी छठवां वर्ड है एरेना,
अ प्लेस फॉर रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए जगह। फ्रेंड्स, जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है उसे एरेना कहते हैं, यानी कुश्ती का जो रिंग होता है या फिर जो जगह होती है जहाँ पे कुश्ती लोग लड़ते हैं उसे एरेना कहते हैं। इसके बाद 7वां वर्ड है मॉर्ग। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी एक ऐसी जगह जहां मृत निकायों यानी मृत शरीर को पहचान के लिए रखा जाता है। फ्रेंड्स, जिस जगह पे मृत शरीरों को पहचान के लिए रखा जाता है कि यह किसकी है उसे मॉर्ग कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद 8वां वर्ड है मॉर्चरी। अ प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, यानी वह जगह जहाँ पे मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है उसे मॉर्चरी कहते हैं। इसके बाद 9वां वर्ड सिमेट्री। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। फ्रेंड्स, जहाँ मृत शरीर को दफनाया जाता है उसे सिमेट्री कहते हैं। इसके बाद 10वां वर्ड क्रीमेटोरियम। अ क्रीमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, यानी शमशान जमीन या फिर जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतिम डबल बार हो गया है, तो जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है उसे क्रीमेटोरियम कहते हैं। इसके बाद 11वां वर्ड सैनेटोरियम। अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बीमारों के लिए जो जगह होती है उसे सैनेटोरियम कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, जिस जगह पे स्वास्थ्य जो बीमार होते हैं उन्हें ठीक होने के लिए रखा जाता है उसे सैनेटोरियम कहते हैं। इसके बाद 12वां वर्ड ऑर्फेनेज। अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, यानी वह जगह जहां अनाथों को रखा जाता है। फ्रेंड्स, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं या फिर अनाथ लोग रहते हैं उसे हिंदी में अनाथालय कहते हैं और अंग्रेजी में ऑर्फनेज कहते हैं। इसके बाद 13वां वर्ड कसिनो। अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल, यानी जुआ टेबल के साथ जगह। फ्रेंड्स, जहाँ पे जुआ खेलते हैं लोग या फिर जुआरियों के लिए जो जगह होती है या फिर जुआरियों के लिए जो टेबल होता है उसे कसिनो कहते हैं। सॉरी, जुआरियों के लिए टेबल नहीं, जुआरियों के लिए टेबल के साथ एक जगह जो होती है उसे कसिनो कहते हैं। इसके बाद 14वां वर्ड ब्रेवरी। अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर, यानी बियर के निर्माण के लिए फैक्ट्री। फ्रेंड्स, जहाँ पे या फिर जिस जगह पे बियर का निर्माण होता है या फिर बियर बनाई जाती है उसे ब्रेवरी कहते हैं। इसके बाद हमारा 15वां वर्ड है बैरक। अ बिल्डिंग फॉर लॉजिंग ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों के लिए रहने का भवन। फ्रेंड्स, जहाँ पे सैनिक रहते हैं उसे बैरक कहते हैं। मिंट। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, यानी जहाँ पैसे बनाया गया या फिर जहाँ पैसे बनाया जाता है उस जगह को मिंट कहते हैं। इसके बाद 17वां वर्ड यानी दूसरा वर्ड स्कैबर्ड या फिर शीथ। अ केस इन विच अ स्वॉर्ड इज केप्ट, यानी जिसमें तलवार रखी जाती है। फ्रेंड्स, यानी हिंदी में म्यान जिसे कहते हैं या फिर जिस चीज़ में तलवार रखी जाती है उसे हिंदी में म्यान कहते हैं और इंग्लिश में स्कैबर्ड या फिर शीथ कहते हैं। फ्रेंड्स, यह वर्ड बहुत बार आ चुका है इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ऑर्चर्ड।
अ प्लेस वेयर अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी जगह जहाँ फलों के पेड़ उगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस जगह पे फल वाले पेड़ उगाए जाते हैं उसे ऑर्चर्ड कहते हैं, यानी उस स्थान को ऑर्चर्ड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड स्टेबल, अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, यानी जगह जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। फ्रेंड्स, जिस जगह पे घोड़े रखे जाते हैं या फिर घोड़ों के रहने का स्थान जो होता है उसे हिंदी में अस्तबल कहते हैं और इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड स्टाई, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, यानी पिग्स मतलब सुअर, यानी वह प्लेस या फिर वह स्थान जहाँ पे सुअरों को रखा जाता है उसे स्टाई कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड स्कलरी, अ प्लेस वेयर प्लेट्स, डिशेस एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, यानी जगह जहाँ प्लेटें और अन्य खाना पकाने के बर्तन धोए जाते हैं, या फिर फ्रेंड्स जिस जगह पे बर्तन धोए जाते हैं उसे, यानी जिस प्लेस पे बर्तन धोए जाते हैं उसे स्कलरी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉनेस्ट्री, अ रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट्स, यानी भिक्षुओं या पुजारियों के लिए निवास। फ्रेंड्स, जिस जगह पे भिक्षु यानी भिखारी यानी भिक्षु जो जैसे बौद्ध भिक्षु हुए ये लोग रहते हैं या फिर पुजारी रहते हैं उस स्थान को हिंदी में मठ कहते हैं और इंग्लिश में मॉनेस्टेरी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड केनल, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, यानी वह जगह जहाँ कुत्तों को रखा जाता है। फ्रेंड्स, जिस जगह पे कुत्ते रहते हैं या जिस स्थान पर कुत्तों को रखा जाता है, यानी कुत्तों के रहने का स्थान जो होता है उसे इंग्लिश में केनल कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है हच, अ वुडन बॉक्स फॉर अ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स, यानी खरगोशों के लिए रहने की जगह। फ्रेंड्स, एक बॉक्स होता है जिसे वायर से बांधा गया होता है जिसमें खरगोशों को रखा जाता है, उस बॉक्स को हच कहते हैं, यानी उस स्थान को जहाँ पे खरगोश रखे जाते हैं उसे हच कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हाइव, अ प्लेस फॉर बीज, यानी मधुमक्खियों के लिए जगह। फ्रेंड्स, जिस जगह पे मधुमक्खी होते हैं या फिर मधुमक्खी के छत्ते को या फिर मधुमक्खियों के रहने के स्थान को हाइव कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हैंगर, यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वर्ड को काफ़ी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यह बहुत बार एसएससी सभी एग्ज़ाम्स में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो हैंगर, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, यानी आवास हवाई जहाज़ के लिए, यानी फ्रेंड्स जहाँ पे हवाई जहाज़ यानी एयरक्राफ्ट्स वगैरह रखे जाते हैं या फिर जिस जगह पे हवाई जहाज़ वगैरह या फिर एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है यानी उसका रेसिडेंस होता है उसे हैंगर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ग्रेनरी, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी अनाज के भंडारण के लिए जगह। फ्रेंड्स, जिस जगह गेहूँ या फिर चावल अनाज जिसे कहते हैं वो रखे जाते हैं या जिस स्थान पे गेहूँ अनाज का भंडारण किया जाता है उस स्थान को या फिर उस जगह को ग्रेनरी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ड्रे, अ स्क्वायरल्स होम, स्क्वायरल्स माने गिलहरी होता है। तो फ्रेंड्स, गिलहरी का घर जो होता है उसे ड्रे कहते हैं, यानी जिस जगह पे गिलहरियाँ रहती हैं उस जगह को उस प्लेस को ड्रे कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्रीच, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, यानी नर्सरी जहाँ पर काम करने वाले माता पिता के बच्चों की देखभाल होती है जबकि उनके माता पिता कहीं और जगह पे काम कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, जिस जगह पे बच्चों की केयर होती है, जहाँ पे वर्किंग वुमेन या फिर वर्किंग मैन काम कर रहे होते हैं किसी और जगह पे और उनके बच्चों की देखभाल की जाती है, उस स्थान को क्रीच कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्लॉक रूम, अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, यानी एक रेलवे स्टेशन पर सामान रखने के लिए जगह। फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पर जिस जगह पे सामान वगैरह रखा जाता है या फिर जिस प्लेस पे लगेज वगैरह रखा जाता है उस स्थान को क्लॉक रूम कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है म्यूजियम, अ प्लेस वेयर एंशियंट वर्क्स आर केप्ट, यानी जगह जहाँ पर प्राचीन वर्क्स यानी पुराने सामान वगैरह यानी प्राचीन कार्यों को रखा जाता है, उस स्थान को म्यूजियम कहते हैं। यानी आपको पता होगा म्यूजियम में पुराने सामान या फिर पुराने मूर्ति, पुराने जानवरों के दांत वगैरह या फिर पुराने जानवरों के शरीर जो लाखों वर्ष पहले होते हैं, उनके पुराने एंशियंट वर्क्स को जो खुदाई में प्राप्त होते हैं, उन सभी चीज़ों को जिस जगह पे रखा जाता है उसे म्यूजियम कहते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो अब हम करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ फील्ड ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित शब्दों का अब हम अध्ययन करेंगे, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वर्ड जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट से हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को जूलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यानी दूसरा बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट से हम पौधों का अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को बॉटनी कहते हैं। यानी बॉटनी मीन्स पौधों का अध्ययन या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद चौथा एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पिसीकल्चर, द स्टडी ऑफ फिशेस, यानी मछलियों का अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं या फिर मछलियों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उसे पिसीकल्चर कहते हैं। इसके बाद छठवां थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अध्ययन या फिर धर्म ग्रंथों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में हम धर्म का अध्ययन करते हैं उसे थियोलॉजी कहते हैं या फिर धर्म के अध्ययन को थियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी, द साइंस एंड मेडिकल स्टडी ऑफ डीलिंग विथ पॉइजन्स, यानी जहर से निपटने का विज्ञान या फिर अध्ययन या फिर चिकित्सा अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट से हम जहर से निपटने का अध्ययन करते हैं या फिर जहर से कैसे निपटा जाए फिर जहर का कैसे तोड़ निकाला जाए, इन सभी चीज़ों का जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आठवां वर्ड है सिस्मोलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फिनोमिना
एसोसिएटेड विद देम, यानी भूकंप का अध्ययन या फिर उनके साथ जुड़ी घटनाओं का अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं या फिर उनसे जुड़ी जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 9वां सेरीकल्चर, द स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग, यानी रेशम के कीड़ों का अध्ययन या फिर रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग कैसे की जाती है उसका अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद 10वां वर्ड न्यूमिस्मैटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, यानी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है या फिर सिक्के और धातु कैसे बनते हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 11वां वर्ड मीटियोरोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस, यानी मौसम की स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में मौसम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है या फिर अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है उसे मीटियोरोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी, द साइंस ऑफ स्पेलिंग्स, यानी स्पेलिंग्स का विज्ञान। यानी जिस सब्जेक्ट में स्पेलिंग्स का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसके बाद पैलियंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म्स थ्रू फॉसिल्स, यानी जीवाश्म विज्ञान। यानी जिस सब्जेक्ट में जीवाश्मों के माध्यम से पिछले जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे पैलियंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारा 14वां वर्ड है एकॉस्टिक्स, द स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है उसे एकॉस्टिक्स कहते हैं। इसके बाद 15वां एरोनॉटिक्स, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी वैमानिकी। यानी जिस सब्जेक्ट में हम विमानों का अध्ययन करते हैं या फिर फ्लाइट्स का अध्ययन करते हैं उसे एरोनॉटिक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यानी 16वां वर्ड एस्थेटिक्स, यानी द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र को एस्थेटिक्स कहते हैं। इसके बाद 17वां फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, देयर ऑथेंटिसिटी एक्सेट्रा, यानी लिखित अभिलेखों का अध्ययन और उनकी प्रामाणिकता आदि का अध्ययन, उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 18वां वर्ड फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड देयर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, यानी फ़ोन मतलब साउंड होता है या फिर आवाज़ होता है, तो भाषण का अध्ययन और उनके उत्पादन संचरण का अध्ययन, उसे फोनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति के विकास का अध्ययन, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 20वां वर्ड आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी, एक्सकेवेशन एंड स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस, यानी प्रारंभिक सभ्यताओं के भौतिक अवशेषों का खुदाई और अध्ययन, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। कायरोजेनिक्स, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, यानी उत्पादन नियंत्रण और बहुत कम तापमान से निपटने के लिए जिस सब्जेक्ट में हम अध्ययन करते हैं उसे कायरोजेनिक्स कहते हैं। इसके बाद
22वां वर्ड डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन with the help of the records of the number of births and deaths, यानी जन्म और मृत्यु की संख्या के रिकॉर्ड की मदद से मानव आबादी का अध्ययन, उसे डेमोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 23वां वर्ड एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी शिलालेखों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में शिलालेखों का अध्ययन करते हैं उसे एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद 24वां वर्ड इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू दियर सराउंडिंग्स, यानी पौधों और जानवरों के बीच संबंधों का अध्ययन या फिर उनके वातावरण का अध्ययन, उसे इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद इटमोलॉजी या फिर इटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी मूल और शब्दों के इतिहास का अध्ययन, यानी शब्दों के मूल यानी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं या फिर उनके इतिहास का अध्ययन, उसे एटमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 26वां वर्ड एथनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी मानव जातियों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में मानव जातियों का अध्ययन करते हैं उसे एथनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 27वां वर्ड यूजेनिक्स, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग्स बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता के सावधान चयन से बेहतर संतानों के उत्पादन या फिर उत्पत्ति का अध्ययन, उसे यूजेनिक्स कहते हैं। इसके बाद 28वां वर्ड इटियोलॉजी, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेज, यानी रोगों के कारणों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं उसे इटियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 29वां जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तियों की आनुवांशिकता का अध्ययन। उस सब्जेक्ट को जेनेटिक्स कहते हैं जिसमें हम व्यक्तियों की आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। इसके बाद 30वां वर्ड जियोलॉजी या फिर जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स, यानी चट्टानों, मिट्टी और खनिजों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में चट्टानों, मिट्टी और खनिजों का अध्ययन करते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी मानव मन का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में मानव के मन का या फिर इंसानों के दिमाग का अध्ययन करते हैं उसे साइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 32वां वर्ड बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, यानी शारीरिक जीवन का अध्ययन, उसे बायोलॉजी कहते हैं या फिर बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार्स, यानी जिस सब्जेक्ट में हम स्टार्स यानी सितारों का अध्ययन करते हैं या फिर आसमान में तारे वगैरह का अध्ययन करते हैं जिस सब्जेक्ट में, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसके बाद 33वां के बाद 34वां वर्ड कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, यानी सुंदर लिखावट की कला या फिर सुंदर लिखावट, उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। इसके बाद एल्केमी, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन समय के रसायन विज्ञान का अध्ययन, उसे हम एल्केमी कहते हैं। इसके बाद 36वां वर्ड बाइबिलियोग्राफी,
द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, यानी एक विषय पर पुस्तकों की एक सूची के इतिहास का अध्ययन। यानी पुस्तकों की सूची का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं, या फिर पुस्तकों को अध्ययन को, या फिर बहुत सारी पुस्तकों के सूची का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है, उसे बाइब्लियोग्राफी कहते हैं। इसके बाद क्रोनोलॉजी, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड ascertaining the dates and historical order of the past events, यानी अवधि में समय की व्यवस्था करने और पिछली घटनाओं के तिथियों और ऐतिहासिक क्रम का पता लगाने का विज्ञान, उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 38वां वर्ड साइटोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर कोशिका विज्ञान कहते हैं, या फिर साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, सॉरी। इसके बाद 39वां टैक्सिकोग्राफी, द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, यानी शब्दकोशों का लेखन या संकलन, उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 40वां और अंतिम फिलेटली, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, यानी टिकटों का संग्रह और अध्ययन, उसे फिलेटली कहते हैं। जिसमें हम टिकटों का संग्रह करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसे फिलेटली कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ मैरिज, यानी शादी से संबंधित शब्द। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो, यानी वर्ड्स रिलेटेड विथ मैरिज। पहला वर्ड सेलिबेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी अविवाहित होने की अवस्था। फ्रेंड्स, जो लोग विवाह नहीं करते हैं ज़िंदगी भर, या फिर जो लोग अविवाहित रहते हैं ज़िंदगी भर, या फिर अनमैरिड रहते हैं, उन्हें उस अवस्था को सेलिबेसी कहते हैं या फिर ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैट्रिमनी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी शादी होने की अवस्था। फ्रेंड, जो शादी होती है या फिर जो शादी कर लेते हैं उस अवस्था को मैट्रिमनी कहते हैं। इसके बाद तीसरा वर्ड बाइगैमी। बाई का मतलब दो होता है, सो बाइगैमी का मतलब मैरिंग वन पर्सन वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर, यानी एक व्यक्ति से शादी करते हुए अभी भी कानूनी रूप से दूसरी शादी करना। फ्रेंड्स, जो लोग दो शादी करते हैं उसे, या फिर दो शादी करने की अवस्था को बाइगैमी कहते हैं। इसके बाद चौथा वर्ड एडल्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, यानी अतिरिक्त वैवाहिक संबंध रखने का अभ्यास। फ्रेंड्स, जो लोग अतिरिक्त वैवाहिक संबंध रखते हैं, यानी विवाह होने के बाद भी किसी और से संबंध रखते हैं, उसे अडल्ट्री कहते हैं या फिर एडल्ट्री कहते हैं। इसके बाद पांचवा वर्ड कनक्यूबनेज, लिव इन रिलेशनशिप अ मैन एंड वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, यानी एक आदमी और एक महिला शादी के बिना एक साथ रह रहे हैं, उसे कनक्यूबिनेज कहते हैं, या फिर लिव इन रिलेशनशिप, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, उसे कनक्यूबिनेज कहते हैं। यानी उस अवस्था को कनक्यूबिनेज कहते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मिसोगैमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिंग, यानी जो शादी करने से नफ़रत करता है। फ्रेंड्स, जो लोग शादी नहीं करते हैं या फिर जो शादी से नफ़रत करते हैं
उसे मीसोगैमिस्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पॉलीगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। वह एक समय में एक से अधिक पत्नी रखता है। फ्रेंड्स, जो एक समय में एक से अधिक पत्नी रखते हैं या फिर बहुपत्नी यानी बहुत ज़्यादा पत्नियां जिनके पास होती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा शादियां करते हैं, उसे उन पुरुष को या फिर उस अवस्था को पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी मतलब बहुपत्नी प्रथा। इसके बाद 8वां वर्ड पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी एक समय में एक से अधिक पति होने का अभ्यास या फिर पति रखने का अभ्यास। फ्रेंड्स, जिन औरतों के पास या फिर जिस वुमेन के पास एक समय में एक से अधिक पति होते हैं, यानी एक समय में एक से अधिक जिस औरत के पास हस्बैंड होते हैं, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं और बहुपति प्रथा कहते हैं। और ज़्यादा जिसके पास पत्नियां होती हैं उसे बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। इसके बाद 9वां वर्ड स्पिंस्टर, एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, यानी एक बड़ी महिला जो शादी नहीं करती। फ्रेंड्स, जो महिला ज़िंदगी भर शादी नहीं करती है उसे स्पिंस्टर कहते हैं। यानी जो महिला अपने पूरे जीवन भर शादी नहीं करती है, वह बिना शादी के रहती है, उसे स्पिंस्टर कहते हैं। इसके बाद 10वां वर्ड एलिमनी, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, यानी तलाक पर पत्नी को एक भत्ता दिया गया। फ्रेंड्स, जो तलाक होता है या फिर तलाक होने के बाद जो लोग अपनी पत्नी को जो भत्ता दिया जाता है या फिर जब तलाक हो जाता है, जो पुरुष की वाइफ होती है उसे जो पैसा दिया जाता है उसे एलिमनी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड बेट्रोथ, इंगेज टू बी मैरिड, यानी शादी करने के लिए लगे हैं या फिर जो जिनका शादी होने वाला है या फिर जिससे शादी होने वाला है उसे मंगेतर कहते हैं। यानी जब एक पुरुष और एक महिला की शादी होने वाली रहती है और उन दोनों को, जैसे उस औरत को उस पुरुष की मंगेतर कहते हैं और उस पुरुष को उस औरत की मंगेतर कहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ पीपुल एंड देयर प्रोफेशंस, यानी लोग और उनके व्यवसायों से संबंधित शब्द। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड है एनेस्थेटिस्ट, अ पर्सन ट्रेन टू एडमिनिस्ट्रेटर मेडिसिन विच प्रोड्यूस इनसेंसिटिविटी एज ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, यानी एक व्यक्ति ने दवा को प्रशासित करने के लिए प्रशिक्षित किया जो एक ऑपरेशन के दौरान असंवेदनशीलता पैदा करता है, उसे एनेस्थेटिस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट, अ फिजिशियन हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीजेज, यानी एक चिकित्सक जो हृदय रोगों के इलाज में माहिर हो, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं या फिर जो हृदय रोगों का इलाज करता है जो डॉक्टर, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यानी तीसरा वर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, अ स्पेशलिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेज, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो त्वचा रोगों के उपचार में विशेषज्ञ हो। यानी फ्रेंड्स, त्वचा रोग विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद चौथा वर्ड
नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ। जो फ्रेंड्स गुर्दा रोगों का जो डॉक्टर इलाज करता है या फिर उसका विशेषज्ञ होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 5वां वर्ड। फ्रेंड्स यह सीरीज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है आप इसे अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो इसके बाद अगला वर्ड ऑन्कोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट इन ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। ट्यूमर और कैंसर के विशेषज्ञ या फिर ट्यूमर और कैंसर रोग के विशेषज्ञ को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी जो डॉक्टर ट्यूमर और कैंसर रोगों का इलाज करता है उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद 6वां वर्ड पीडियाट्रिशियन, a doctor who specializes in the care and treatment of babies and young children। यानी एक डॉक्टर जो बच्चों और छोटे बच्चों की देखभाल और उपचार में माहिर हो उसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। यानी छोटे बच्चों के डॉक्टर या फिर छोटे बच्चों का इलाज करने में जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो उसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन्स, स्पाइन, जॉइंट, मसल्स। यानी डॉक्टर जो हड्डियों, रीढ़, संयुक्त मांसपेशियों के इलाज में माहिर हो उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। यानी जो डॉक्टर हड्डी रोगों का विशेषज्ञ हो या फिर जो डॉक्टर हड्डियों, रीढ़ की हड्डी या फिर संयुक्त मांसपेशियों के इलाज में माहिर हो उसे ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। इसके बाद 8वां वर्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज in the treatment of functions and diseases of the eye। यानी डॉक्टर जो आँखों के कार्यों और रोगों के उपचार में माहिर है उसे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी आँख रोग विशेषज्ञ को या फिर जो डॉक्टर आँखों के रोगों का या फिर आँख की प्रॉब्लम्स का इलाज करता है या फिर आँख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद 9वां वर्ड न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी एक डॉक्टर जो तंत्रिका तंत्र के विकारों के इलाज में माहिर हो। यानी जो डॉक्टर तंत्रिका तंत्र के विकारों का इलाज करता है या फिर तंत्रिका तंत्र के प्रॉब्लम्स का इलाज करने में माहिर है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा 10वां वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर हु specializes in the cure of women, especially in matters concerning the reproductive organs या फिर reproductive system। डॉक्टर जो महिला के इलाज में माहिर है या फिर खासकर प्रजनन अंगों के संबंध में या फिर प्रजनन अंग संबंधी मामलों में माहिर है उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 11वां वर्ड ऑब्स्टेट्रिशियन, डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिलीवरिंग बेबीज एंड इन मेडिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ।
यानी डॉक्टर जो बच्चों और बच्चों के जन्म से संबंधित चिकित्सा समस्याओं में माहिर है, उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। इसके बाद 12वां वर्ड कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉज मैप्स, यानी जो नक्शे खींचता है, यानी फ्रेंड्स जो नक्शे वगैरह बनाता है या फिर नक्शे के बारे में जानकारी रखता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। इसके बाद 13वां वर्ड कोरियोग्राफर या फिर कोरियोग्राफर, वन हु टीचेस द आर्ट ऑफ डांसिंग, यानी जो नृत्य कला सिखाता है, यानी जो नृत्य कला को सिखाता है या फिर नाचना सिखाता है या फिर नाचने को जज करता है कि इंसान कैसा डांस करता है, उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। इसके बाद क्यूरेटर, यानी हमारा 14वां वर्ड क्यूरेटर है, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और अ क्रिकेट पिच, यानी जो एक संग्रहालय या क्रिकेट पिच के प्रभारी होते हैं या फिर क्रिकेट पिच को बनाते हैं, उसका पूरा कार्यभार, उसमें क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं सब देखते हैं। या फिर जो संग्रहालय के प्रभारी होते हैं, जो संग्रहालय में काम करते हैं या फिर संग्रहालय के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ रखते हैं, उसे क्यूरेटर कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, यानी जो शब्दकोश संकलित करता है या फिर शब्दकोशों या फिर डिक्शनरी को संकलित करता है, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। इसके बाद 16वां वर्ड जॉकी, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, यानी घोड़े की दौड़ में पेशेवर सवार, यानी जो घुड़दौड़ होती है उसमें जो घुड़सवार होता है उसे जॉकी कहते हैं। वो प्रोफेशनल राइडर होता है, इसलिए उसे जॉकी कहते हैं। इसके बाद 17वां वर्ड स्कल्प्टर, वन हु कार्व्स इन स्टोन, यानी जो मूर्तिकार होता है या फिर जो मूर्ति बनाता है, उसे स्कल्प्टर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड कन्फेक्शनर, वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, यानी जो मिठाई और पेस्ट्री बेचता है, यानी फ्रेंड्स जो मिठाई बेचता है या फिर जो केक्स वगैरह मिठाइयाँ बेचता है, सब कुछ जिसकी सेल्स करता है, उसे कन्फेक्शनर कहते हैं। इसके बाद 19वां वर्ड कॉनिशर, वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा, यानी एक आदमी या फिर एक पर्सन जो कला, संगीत इत्यादि में विशेष कौशल रखता है, उसे कॉनिशर कहते हैं। इसके बाद हमारा 20वां वर्ड है फ्लोरिस्ट, वन हु डील्स इन फ्लावर्स, यानी जो फूलों में काम करता है या फिर माली को फ्लोरिस्ट कहते हैं। इसके बाद 21वां वर्ड एस्ट्रोनॉट्स, वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है, यानी जो चंद्रमा वगैरह पे जाते हैं जो पर्सन, उन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कह सकते हैं। इसके बाद 22वां वर्ड कॉबलर, वन हु मेंड शूज, यानी जो जूते बनाता है उसे कॉबलर कहते हैं, यानी
मोची को हम कॉबलर कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद 23वां वर्ड फिलैटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी जो डॉक टिकट वगैरह इकट्ठा करते हैं जो पर्सन, उन्हें फिलैटलिस्ट कहते हैं। इसके बाद 24वां वर्ड लैपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रीवियस स्टोन्स, यानी जो पुराने पत्थरों को काटता है उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। इसके बाद 25वां वर्ड स्टीविडोर, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, यानी जो जहाज़ों को लोड और अनलोड करता है उसे स्टीविडोर कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उसमें जो सामान को लादते हैं या फिर सामान पहुंचाते हैं और सामान वहां से उतारते हैं उसे इंग्लिश में स्टीविडोर कहते हैं। इसके बाद 26वां वर्ड शोफर, वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, यानी एक आदमी या फिर एक पर्सन जो मोटर कार चलाता है उसे शॉफर कहते हैं या फिर शोफर कहते हैं। यानी जो ड्राइवर या फिर जो पर्सन मोटर कार चलाता है उसे शोफर कहते हैं। इसके बाद 27वां वर्ड ड्रोवर, वन हु डील्स इन कैटल, यानी जो चरवाहे होते हैं या फिर जो पशुओं को चराते हैं उन्हें ड्रोवर कहते हैं। अब हम करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ टाइम पीरियड, यानी समय से संबंधित शब्द। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला वर्ड एनुअल है। हैपनिंग वंस इन अ ईयर मीन्स एक साल में एक बार होने वाला, उसे एनुअल कहते हैं। जैसे बर्थ डेट वगैरह या फिर बर्थडे वगैरह या फिर सालगिरह एनिवर्सरी, जो एक साल में जिसको सेलिब्रेट किया जाता है उसे एनुअल कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट बाई एनियल। बाई का मतलब दो होता है, तो बाई एनियल का मतलब हैपनिंग इन 2 ईयर्स, यानी 2 साल में एक बार होने वाला। जो काम या फिर जो चीज़ 2 साल में एक बार होता है उसे बाई एनियल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बाई का मतलब 2 होता है। लेकिन फ्रेंड्स बाई एनुअल का मतलब या फिर सेमी एनुअल का मतलब अर्धवार्षिक होता है। बाई का मतलब 2 होता है, तो बाई का मतलब जैसे एक साल में 2 बार भी हो सकता है या फिर 2 साल में एक बार भी हो सकता है। तो बाई एनियल का मतलब हैपनिंग इन 2 ईयर्स, यानी 2 साल में एक बार होने वाला। और बाई एनुअल का मतलब या फिर सेमी एनुअल का मतलब अर्धवार्षिक। जैसे स्कूल में परीक्षाएं होती हैं जो अर्धवार्षिक होती हैं, उसे बाई एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं या फिर सेमी एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला वर्ड है ट्राई एनियल। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो ट्राई एनियल का मतलब हैपनिंग इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल में एक बार होने वाला। जो थिंग्स या फिर जो चीज़ 3 साल में एक बार आता है उसे ट्राई एनियल कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा वर्ड क्वाड्रेनियल। क्वाड मतलब 4 होता है और क्वाड्रेनियल का मतलब हैपनिंग इन 4 ईयर्स, यानी जो 4 साल में एक बार होता है उसे क्वाड्रेनियल कहते हैं। इसके बाद 5वां वर्ड सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। जो 100 साल में एक बार होता है उसे सेंचुरी कहते हैं।
या फिर सेंटेनियल। सेंटेनियल का सेंटी का मतलब 100 होता है, तो सेंटेनियल का मतलब जो 100 साल में एक बार हो, यानी हैपनिंग इन 100 ईयर्स, उसे सेंचुरी या फिर सेंटेनियल कहते हैं। बाई का मतलब मैंने पहले ही आपसे बताया, बाई का मतलब 2 होता है, तो बाई सेंटेनियल का मतलब 200 साल में एक बार होने वाला। इसी हिसाब से सेमी सेंटेनियल का मतलब 50 यानी हाफ, यानी 50 साल में एक बार होने वाला। इसके बाद हमारा अगला वर्ड यानी 6वां वर्ड है मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल में एक बार होने वाला। यानी मिलेनियम का मतलब जो चीज़ 1000 साल में एक बार होता है उसे मिलेनियम कहते हैं। यानी अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स का मतलब होता है जो 1000 साल में एक बार हो। और फ्रेंड्स, परेनियल का मतलब जो सालों साल, मतलब जिसका अंत ही ना हो, जो सालों साल में एक बार हो, जिसका कोई फिक्स टाइम पीरियड ही ना हो, उसे परेनियल कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां वर्ड है सेक्साजेनेरियन, वन हु इज इन 60s, यानी जो 60 के दशक में हो। फ्रेंड्स, जो 60 साल के होते हैं या फिर 60 के दशक में होता है उसे सेक्साजेनेरियन कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सेप्टाजेनेरियन या फिर सेप्टोजेनेरियन, वन हु इज इन 70s, यानी जो 70 के दशक में है। फ्रेंड्स, जो 70 साल के होते हैं या फिर जो 70 साल में होता है उसे सेप्टाजेनेरियन कहते हैं। इसके बाद हमारा 9वां वर्ड है ऑक्टाजेनेरियन, वन हु इज इन 80s, यानी जो 80 के दशक में हो। फ्रेंड्स, जो 80 साल के होते हैं या फिर जो 80 साल में होता है उसे ऑक्टाजेनेरियन कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए वर्ड्स को बहुत केयरफुली लर्न कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद 10वां वर्ड है नोनाजेनेरियन, वन हु इज इन 90s, यानी जो 90 के दशक में है। फ्रेंड्स, जो 90s में होता है या फिर जो 90 साल का होता है या फिर जो लोग 90 साल के होते हैं उन्हें नोनाजेनेरियन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के प्रकार से संबंधित शब्द। फ्रेंड्स, इसमें हम सरकार के प्रकार से संबंधित शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, यानी अधिकारियों द्वारा संचालित सरकार। फ्रेंड्स, वह गवर्नमेंट जो अधिकारियों के द्वारा संचालित की जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा सरकार। फ्रेंड्स, वह गवर्नमेंट जो पीपुल्स यानी लोगों के द्वारा चुनी जाती है या फिर वह गवर्नमेंट जो हम सभी या फिर देश के सभी लोग मिल के चुनते हैं उसे डेमोक्रेसी कहते हैं या फिर लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या फिर लॉर्ड्स, यानी रईसों और प्रभुओं द्वारा सरकार। फ्रेंड्स, वह गवर्नमेंट जो रईसों के द्वारा या फिर प्रभुओं के द्वारा चलाई जाती है उसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड एनार्की,
एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की अनुपस्थिति। फ्रेंड्स, जहाँ पे सरकार की अनुपस्थिति में अराजकता फैलती है या फिर एनार्की का मतलब अराजकता होता है, यानी सरकार की अनुपस्थिति में जो अराजकता फैलती है उसे एनार्की कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। डिक्टेटरशिप यानी एक व्यक्ति द्वारा सरकार या फिर तानाशाही। फ्रेंड्स, जहाँ पे एक व्यक्ति की सरकार होती है, जैसे उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग, उसे तानाशाही कहते हैं या फिर ऑटोक्रेसी कहते हैं या फिर डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्व अधिकार का अधिकार। फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, आप खुद सरकार हैं, वहाँ पे उसे ऑटोनॉमी कहते हैं और हिंदी में स्वायत्तता कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच यानी अमीरों द्वारा सरकार या फिर धनिक तंत्र। फ्रेंड्स, जहाँ पे अमीरों की सरकार होती है या फिर जहाँ पे पैसे वालों की सरकार होती है या फिर धन तंत्र होता है या फिर धनिक तंत्र होता है, उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पर्सन्स यानी कुछ व्यक्तियों के द्वारा सरकार। फ्रेंड्स, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा सरकार होती है या फिर अल्पतंत्र जिसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में ओलिगार्की कहते हैं और हिंदी में अल्पतंत्र या फिर कुछ व्यक्तियों के द्वारा सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पर्सन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। फ्रेंड्स, जो लोग सेकुलर होते हैं यानी किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं या फिर वो न्यूट्रल होते हैं, किसी भी धर्म या फिर किसी भी गवर्नमेंट का लेके नहीं चलते हैं, उनका अपना एक मत होता है, अपनी एक मांग होती है, उन्हें सेकुलर कहते हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, निरपेक्ष कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई द लॉज ऑफ रिलीजन यानी धर्म के नियमों से सरकार यानी धर्मतंत्र। फ्रेंड्स, कुछ देशों में धर्म यानी धर्म की सरकार होती है या फिर पादरी वगैरह लोग सरकार चलाते हैं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं और हिंदी में धर्मतंत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एडिबल, दैट विच कैन बी ईटेन, मतलब जो खाया जा सकता है। फ्रेंड्स, जिस चीज़ को खाया जा सके उसे एडिबल कहते हैं। जैसे कुछ फूड होते हैं या फिर कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं जिसे खाया नहीं जा सकता है, और कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं जिसे खाया जा सकता है, तो उसे एडिबल ऑयल कहते हैं। तो एडिबल का मतलब जिसे खाया जा सके। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनएडिबल, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी मानव उपभोग के लिए अनफिट। जिस चीज़ को मानव नहीं खा सकता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि जिसे खाया जा सकता है उसे एडिबल कहते हैं, वैसे ही जिस चीज़ को नहीं खाया जा सकता है
तो उसे इनएडिबल कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लेजिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग रीड ईजली, यानी आसानी से पढ़ने में सक्षम, या फिर जिस चीज़ को या फिर जिस बुक को, किसी भी बुक को आसानी से पढ़ा जा सकता हो तो उसे लेजिबल कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इल्लेजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी पढ़ने में असमर्थ, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे इल्लेजिबल कहते हैं, और जिसे पढ़ा जा सकता है उसे लेजिबल कहते हैं। इसके बाद चौथा वर्ड पोर्टेबल, दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी जो पीने योग्य हो, जिस चीज़ को हम पी सकते हैं आसानी से, या फिर जिस चीज़ को हम पी सकते हैं उसे पोर्टेबल कहते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा वर्ड है पोर्टेबल, दैट विच कैन ईजली बी कैरीड इन हैंड, यानी जो आसानी से हाथ में ले जाया जा सकता है, जिस चीज़ को आसानी से यहाँ से वहाँ या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराया जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं। इसके बाद छठवां वर्ड इनफ्लेमेबल, दैट विच कैचेस फायर ईजिली, यानी जो आसानी से आग पकड़ता है। फ्रेंड्स, जैसे पेट्रोल वगैरह की गाड़ियों में लिखा रहता है हाईली इनफ्लेमेबल, उसका मतलब होता है ज्वलनशील, यानी जो चीज़ आसानी से आग पकड़ ले उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। इसके बाद हमारा सातवां वर्ड है इनएविटेबल, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जो टाला नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, जिसे टाला ना जा सके उसे इनएविटेबल कहते हैं। इसके बाद हमारा आठवां वर्ड है इम्प्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, यानी अभ्यास करने में असमर्थ, यानी जिसका अभ्यास न किया जा सके उसे इम्प्रैक्टिकेबल कहते हैं। इसके बाद नौवां वर्ड इनएक्सेसिबल, अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच्ड, यानी व्यक्ति स्थान जिसे आसानी से संपर्क नहीं किया जा सकता है उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी जगहें होती हैं या फिर कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसे हम संपर्क नहीं कर पाते हैं तो उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। इसके बाद 10वां वर्ड इनऑडिबल, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी ध्वनि जो सुना नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिसे हम सुन नहीं सकते हैं या फिर जो सुनने योग्य न हो उसे इनऑडिबल कहते हैं। इसके बाद 11वां वर्ड इनकरिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी सही होने में असमर्थ, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर जिस थिंग को, जिस वस्तु को हम सही नहीं कर सकते हैं उसे इनकरिजिबल कहते हैं। इसके बाद 12वां वर्ड इनफॉलिबल, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, यानी जो सभी गलतियों और विफलताओं से मुक्त है। यानी फ्रेंड्स, जिससे कोई गलती नहीं होती है या फिर कोई विफल किसी भी काम में असफल नहीं होता है उसे इनफॉलिबल कहते हैं। इसके बाद 13वां वर्ड इररेपरेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड,
यानी जिसे दोबारा सही न किया जा सके। फ्रेंड्स, कुछ ऐसी थिंग्स वगैरह होते हैं जिसे हम दोबारा सही नहीं कर सकते हैं, उसे इर्रेपरेबल कहते हैं। और जिसको हम दोबारा सही कर सकते हैं उसे रेपरेबल कहते हैं। इसके बाद 14वां वर्ड इंटेलिजिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी जिसे समझा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, जिसे हम समझ नहीं सकते हैं या फिर समझने योग्य नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, उसे इंटेलिजिबल कहते हैं। इसके बाद 15वां वर्ड ऑटोबायोग्राफी, अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी पर्सन के द्वारा खुद की अपनी जीवनी जो लिखी जाती है, यानी कोई पर्सन अपने जीवन का सार या फिर अपने जीवन का लेखा जोखा खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 16वां वर्ड बायोग्राफी, अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय अनदर, यानी एक व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा जो दूसरे द्वारा लिखा जाए। फ्रेंड्स, एक पर्सन जो अपने जीवन का लेखा जोखा खुद लिखता है या फिर अपने जीवन की जीवनी खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और किसी पर्सन का लेखा जोखा या फिर किसी पर्सन की जीवनी कोई और लिखता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 17वां वर्ड गलिबल, वन हु कैन ईजिली बी ड्यूप्ड और चीटेड, यानी एक पर्सन जिसे आसानी से नकल या धोखा दिया जा सकता है। नकल, चीटेड का मतलब धोखा देना, ड्यूप्ड का मतलब भी धोखा देना होता है या नकल हो गया फ्रेंड्स, तो उसे गलिबल कहते हैं। इसके बाद 18वां वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड्स हैविंग मोर और लेस सिमिलर मीनिंग्स, यानी शब्द कम या ज़्यादा समान अर्थ वाले शब्द। फ्रेंड्स, कोई शब्द जिसका समान अर्थ हो, वो ज़्यादा समान हो या फिर कम समान हो, उसे सिनोनिम्स कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे सिनोनिम्स इंग्लिश में होता है जिसके समान अर्थ होते हैं और कई शब्द होते हैं, उसे सिनोनिम्स कहते हैं। और जैसे स्मॉल का सिनोनिम टीनी, लिटिल, पिग्मी, लिलीपुटियन एक्सेट्रा होता है। तो स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है, टीनी का मतलब भी छोटा होता है, लिटिल का भी मतलब छोटा होता है और पिग्मी का भी मतलब छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड स्मॉल के सिनोनिम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यानी 19वां वर्ड एंटोनिम्स, शब्द अर्थों में अधिक या कम अलग। फ्रेंड्स, जैसे स्मॉल का एंटोनिम एलिफेंटाइन, टाइटैनिक या फिर जायंटिक। स्मॉल का मतलब होता है छोटा और इसका एंटोनिम मतलब इसका विपरीत शब्द एलिफेंटाइन, टाइटैनिक, जायंटिक, लार्ज, ह्यूज एक्सेट्रा, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है यानी 20वां वर्ड होमोनिम्स, वर्ड सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग्स, यानी उच्चारण में समान शब्द लेकिन अर्थ में भिन्न। फ्रेंड्स, कुछ शब्द होते हैं जो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, तो उसे होमोनिम्स कहते हैं। इसके बाद पेरिशेबल, विच कैन बी डिस्ट्रॉयड क्विकली, यानी जिसे जल्दी से नष्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जिसे जल्दी से नष्ट किया जा सकता है उसे पेरिशेबल कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड इम्पेरिशेबल, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड क्विकली, यानी जिसे जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता है उसे इम्पेरिशेबल कहते हैं। यानी जिस थिंग को जल्दी नष्ट किया जा सकता है उसे पेरिशेबल कहते हैं और जिसे जल्दी नष्ट नहीं किया जा सकता उसे
इम्पेरिसेबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैलेएबल, इजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म, यानी वांछित रूप से आकार देने में आसान, यानी किसी भी चीज़ को आप आसानी से शेप में बना सकते हैं, उसे मैलिएबल कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रैंक्विलाइजर, मेडिसिन यूज टू काम और पैसिफाई, यानी दवा शांत करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी जिस दवा को पागलों को या फिर किसी भी पर्सन को कूल करने के लिए, शांत करने के लिए यूज किया जाता है, उसे ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विडो, मीन्स वुमेन हुज हस्बैंड हैज़ डेड एंड हु हैज़ नॉट रीमैरिड, यानी जिस महिला का पति मर गया है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया, उसे विडो कहते हैं। यानी किसी भी महिला का हस्बैंड मर जाता है और वह पुनर्विवाह नहीं करती है, उसे विडो कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है विडोअर, मैन हुज वाइफ हैज़ डेड एंड हु हैज़ नॉट रीमैरिड, यानी जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, उसे विडोअर कहते हैं। यानी जिस महिला का पति मर गया और उसने पुनर्विवाह नहीं किया, उसे विडो कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, उसे विडोअर कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉग, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू प्ले और डिस्कोर्स, यानी एक नाटक या प्रवचन के लिए परिचयात्मक भाग या रेखाएं, यानी किसी भी नाटक या प्रवचन में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसे प्रोलॉग कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिलॉग, शॉर्ट स्पीच और पोयम गिवन एट द एंड ऑफ अ प्ले और बुक, यानी एक नाटक या पुस्तक के अंत में दिए गए संक्षिप्त भाषण या कविता, यानी किसी भी नाटक या पुस्तक के अंत में जो लिखा जाता है, उसे हम एपिलॉग कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोम्सडे, द डे ऑफ लास्ट जजमेंट और एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंतिम निर्णय या फिर दुनिया के अंत का दिन, उसे हम डोम्सडे कहते हैं या डोम्सडे कहते हैं। यानी जिस दिन दुनिया का अंत होता है या फिर अंतिम निर्णय होता है, उसे डोम्सडे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड टेलीपैथी, पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स और माइंड ऑफ अदर्स, यानी दूसरे के मन को पढ़ने की शक्ति को हम टेलीपैथी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक, समथिंग हैपनिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओकेजनली, यानी अनियमित अंतराल पर या कभी कभार कुछ हो, उसे स्पोरेडिक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पैरोल, प्रॉमिस गिवन बाय अ प्रिजनर नॉट टू एस्केप, यानी किसी कैदी के द्वारा जज को दिया गया कोई भी प्रॉमिस, उसे हम पैरोल कहते हैं। यानी जब कैदी को छोड़ा जाता है और उससे जो प्रॉमिस लिया जाता है, उसे पैरोल कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सुवेनियर, अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, यानी एक घटना की स्मृति में एक चीज़ या फिर ये यादगार पल, उसे सुवेनियर कहते हैं। फ्लोरा मतलब एक क्षेत्र की पौधे या फिर वनस्पति। फ्रेंड्स, फ्लोरा द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, मतलब एक क्षेत्र के पौधे और वनस्पति, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं। उसके बाद फौना, द एनिमल्स ऑफ अ रीजन, यानी किसी एक क्षेत्र के जानवर, यानी किसी एक विशेष क्षेत्र के जानवर को फौना कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड फ्रेजाइल, दैट कैन ईजिली बी ब्रोकन, यानी जो
आसानी से तोड़ा जा सके या फिर आसानी से टूट जाए उसे फ्रेजाइल कहते हैं। जैसे कांच जो कि आसानी से टूट जाता है, इसलिए उसे फ्रेजाइल कहते हैं। इसके बाद पेडेंटिक, वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विथ माइनर डिटेल्स और विथ डिस्प्लेइंग वंस नॉलेज, यानी वह जो मामूली विवरण या किसी के ज्ञान को प्रदर्शित करने के साथ अत्यधिक चिंतित है, उसे पेडेंटिक कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड हैमलेट। हैमलेट का मतलब अ ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ विलेज, यानी किसी एक गांव में घरों का एक समूह, जिसे हम हैमलेट कहते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ विलेज का मतलब हैमलेट होता है। इसके बाद कैटलॉग और लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी किताबों की एक सूची या फिर किताबों की सूची को कैटलॉग कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड एनसाइक्लोपीडिया, अ बुक containing information on all the branches of knowledge, यानी विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब विश्वकोश होता है और एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ज्ञान की सभी शाखाओं पर जानकारी युक्त पुस्तक, जिसे हम विश्वकोश कह सकते हैं, उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसके बाद रेड टैपिज्म, यह बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रेड टैपिज्म का मतलब टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, मतलब बहुत अधिक आधिकारिक औपचारिकताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अधिक ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसे रेड टैपिज्म कहते हैं। उसके बाद यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब एन इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, यानी पूर्ण सामाजिक आदेश के साथ एक काल्पनिक भूमि, जिसे हम यूटोपिया कहते हैं। इसके बाद एक्वाटिक, अ एनिमल दैट लिव इन वाटर, या फिर जलीय जंतु। एक्वाटिक का मतलब जलीय जंतु होता है, यानी जानवर जो पानी में रहता है, उसे एक्वाटिक कहते हैं। उसके बाद कैवलरी। कैवलरी का मतलब सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, यानी घुड़सवार सैनिक, यानी जो घोड़ों पर सैनिक होते हैं उन्हें कैवलरी कहते हैं। इसके बाद इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब सोल्जर्स ऑन फुट, यानी पैर पर सैनिक। फ्रेंड्स, जो सैनिक पैदल चलते हैं उन्हें इन्फेंट्री कहते हैं और जो घुड़सवार होते हैं उसे कैवलरी कहते हैं। इसके बाद बिब्लियोफाइल, अ लवर ऑफ बुक्स, यानी किताबी या फिर किताबों का एक प्रेमी। फ्रेंड्स, जो या फिर जिसे किताबों को पढ़ना पसंद होता है या फिर किताब पढ़ना पसंद होता है, उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं या अ लवर ऑफ बुक्स कहते हैं। इसके बाद क्रूसेड, अ वॉर ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का एक युद्ध। फ्रेंड्स, धर्म के लिए जो युद्ध होता है उसे क्रूसेड कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड एम्फीबियन, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी उभयचर या फिर उभयचर जानवर, जैसे मेढक। जो जानवर ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विथ अनदर, यानी कलीग, सहयोगी जिसे कह सकते हैं आप। तो कलीग का मतलब अ पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विथ अनदर, यानी जो हमारा सहयोगी होता है उसे कलीग कहते हैं और उसका इंग्लिश में मतलब अ पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विथ अनदर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हाइब्रो, यानी घमंडी। हाइब्रो का मतलब
अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स। इसका मतलब हाइब्रो यानी घमंडी होता है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आर्बिट्रेटर यानी विवाचक। अ पर्सन who is appointed by two parties to solve a dispute यानी आर्बिट्रेटर। फ्रेंड्स, जो दो पार्टियों के बीच के विवाद को सॉल्व करने के लिए बिचौलिया होता है उसे इंग्लिश में आर्बिट्रेटर कहते हैं और हिंदी में विवाचक कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड नेल। नेल का मतलब अ फ्यूनरल बेल यानी जो सॉन्ग समाधि या फिर किसी के मरने पर बजाया जाता है उसे नेल कहते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा वर्ड पेडेंटिक यानी पंडिताऊ। फ्रेंड्स, ये नेगेटिव वर्ड है। अ पर्सन हु मेक्स एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज यानी कोई व्यक्ति जो अपने नॉलेज यानी अपने ज्ञान का बहुत बखान करता है या फिर बहुत उसका एक्सेसिव नॉलेज का डिस्प्ले करता है उसे पेडेंटिक कहते हैं यानी पंडिताऊ कहते हैं। छठवां वर्ड अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग उसे कैकोग्राफर कहते हैं। इसके बाद एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी। अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो ओवर ऑल इस्टेब्लिशमेंट्स उसे हम एनार्किस्ट कहते हैं। इसके बाद आठवां वर्ड अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग यानी वह इंसान या फिर वह पर्सन जो अभी अभी पढ़ना या फिर सीखना स्टार्ट किया है उसे अप्रेंटिस कहते हैं या फिर नोविस कहते हैं। इसके बाद इमैक्युलेट यानी बेदाग। अ पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन यानी वह इंसान जो साफ़ सुथरा हो या और शुद्ध हो उसे इमैक्युलेट कहते हैं, हिंदी में बेदाग कहते हैं। उसके बाद 10वां वर्ड एमिग्रेंट। अ पर्सन लीविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर यानी उत्प्रवासी। फ्रेंड्स, जो किसी अपने देश से किसी और देश में जाता है, जैसे इंडिया से कोई नेपाल में जाके रहे तो उसे एमिग्रेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड यानी 11वां वर्ड कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन। अ पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम एज अनदर यानी दो पर्सन जो कि एक साथ समकालीन हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं लेकिन एक ही काल में हैं, उन्हें समकालीन कहते हैं और इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अनदर। इसके बाद 13वां वर्ड इनॉग्रल यानी उद्घाटन के समय जो स्पीच दी जाती है या फिर हम ये कहें अ स्पीच गिवन एट अ ओपनिंग सेरेमनी उसे इनॉग्यूरल कहते हैं या फिर इनॉग्रल कहते हैं। इसके बाद 14वां वर्ड फैनेटिक यानी कट्टरपंथी। अ पर्सन हु इज़ फील्ड विथ एक्सेसिव एंथुसियाज्म उसे फैनेटिक कहते हैं यानी कट्टरपंथी कहते हैं। इसके बाद 15वां वर्ड इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासियों या फिर अप्रवासी यानी किसी और देश से अपने देश में आने वाले लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर यानी किसी और देश से अपने देश यानी भारत में कोई रहने आएगा और सेटल होगा उसे इमिग्रेंट्स कहते हैं और अपने देश से किसी और देश में रहने जाएगा उसे एमिग्रेंट्स कहते हैं। गैरुलस यानी बातूनी। अ पर्सन हु इज़ टॉकटिव उसे गैरुलस कहते हैं
और हिंदी में बातूनी कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड क्रेड्यूलस, अ पर्सन हु इज़ रेडी टू बिलीव थिंग्स, यानी क्रेडुलस का मतलब अ पर्सन हु इज़ रेडी टू बिलीव थिंग्स। इसके बाद अगला वर्ड नेमसेक, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, यानी हम नाम। फ्रेंड्स, दो लोगों का एक नाम होता है उसे नेमसेक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम नाम कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड मैलकंटेंट, यानी असंतुष्ट, अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, उसे मैलकंटेंट कहते हैं और इंग्लिश में मैलकंटेंट कहते हैं और हिंदी में असंतुष्ट कहते हैं। इसके बाद इंट्रूडर, अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, यानी वह पर्सन जो कहीं पे बिना किसी इजाज़त या फिर बिना किसी इन्विटेशन के चला जाता है या फिर घुस जाता है, उसे इंग्लिश में इंट्रूडर कहते हैं और हिंदी में घुसपैठिया कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद कैलीग्राफिस्ट, अ पर्सन हु हैज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी एक व्यक्ति जिसके पास सुंदर हैंड राइटिंग है या फिर वह अच्छा लिखता है, उसे कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। इसके बाद कैकोग्राफी, अ पर्सन हु हैज़ बैड हैंड राइटिंग, एक व्यक्ति जिसकी लिखावट खराब है उसे कैकोग्राफिस्ट कहते हैं और उस लिखावट को कैकोग्राफी कहते हैं और सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड लैपिडिस्ट, अ पर्सन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, यानी एक व्यक्ति जो कीमती पत्थरों को काटता है उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। इसके बाद कैकोग्राफी फिर से आ गया फ्रेंड्स, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, टू एग्जामिन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स, किसी के विचारों और भावनाओं की जांच को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं और हिंदी में आत्मनिरीक्षण कहते हैं। इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेब्ट्स, यानी एक व्यक्ति जिसके पास अपने ऋण का भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं है उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं और उस अवस्था को इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी कहते हैं। यानी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहते हैं इंग्लिश में और उस अवस्था को इंसॉल्वेंसी कहते हैं या फिर दिवालिया कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड पॉलीएंड्री, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में एक से अधिक पति होने का रिवाज। फ्रेंड्स, वह औरत जो एक शादी कर चुकी है उसके बाद भी वह शादी कर रही है या फिर उसके पास हस्बैंड है उसे पॉलीएंड्री कहते हैं उस अवस्था को। इसके बाद अरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी सरकार रईसों द्वारा। फ्रेंड्स, जो रईस या फिर अमीर लोगों के द्वारा सरकार होती है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, यानी अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। इसके बाद एथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, यानी एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता उसे एथीस्ट कहते हैं या फिर एक व्यक्ति जो किसी भी भगवान में बिलीव नहीं करता है उसे भी हम एथीस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड बेलफ्राई,
पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल हैंग, यानी एक चर्च का हिस्सा जिसमें बेल बांधते हैं यानी घंटी बांधते हैं, या फिर हिंदी में कहें घंटा घर, उसे इंग्लिश में बेल फ्राई कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। फ्रेंड्स यह वीडियो एग्जाम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।